ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव एनालिसिस। ओके, तो डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने भी पढ़ा है कि दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है हमारी कैश मार्केट। ओके, कैश मार्केट मतलब आप किसी भी शेयर को कैश से खरीद रहे हो, पैसे देकर खरीद रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो टाइप ऑफ मार्केट होती है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वायदा कारोबार। कि आप एक वादा कर रहे हो, एक प्रॉमिस कर रहे हो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, जब डेरिवेटिव मार्केट होती है इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे एक होता है आपका इक्विटी डेरिवेटिव, दूसरा होता है हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव, तीसरा होता है करेंसी डेरिवेटिव, और चौथा होता है इसी के अंदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ठीक है, तो करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो हम इक्विटी के अंदर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इक्विटी मतलब किसी भी शेयर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं। हेलो, ओके जस्ट वेट, अभी पूछा था मैंने। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है हमारी कैश मार्केट। कैश मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को कैश देकर खरीद दो। मान लीजिए एक शेयर 500 रुपये का है तो आपने 500 रुपये पे करे, उस शेयर को खरीद लिया। अब आपकी मर्जी, आप उसको जब चाहे तब बेचो। सेम डे बेचोगे वो इंट्राडे कहलाएगा, कुछ दिनों बाद बेचोगे वो स्विंग ट्रेड कहलाएगा, और ज़्यादा टाइम के लगते हो तो वो लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो वो शेयर आपकी प्रॉपर्टी बन जाता है। आप जब तक चाहे तब तक उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आपको उसको जब चाहे तब बेचो। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। दूसरी जो मार्केट होती है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? एक तरह की मार्केट है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी भी अंडरलाइन एसेट को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब वो अंडरलाइन एसेट क्या हो सकता है? इक्विटी भी हो सकती है, लाइक बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो किस ऐसे शेयर जो एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड होते हैं, वो वाले। या कुछ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस कैसे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस। ठीक है, इसके अलावा मिड कैप निफ्टी। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट, इसके अलावा सेंसेक्स, बैंक एक्स, इन सब के अंदर एफएनओ सेगमेंट में काम होता है। तो वो कहलाए जाते हैं आपके इक्विटी डेरिवेटिव। दूसरे होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो कमोडिटी के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है वो डेरिवेटिव मार्केट में ही होती है, कैश मार्केट में नहीं होती। इसी तरह करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं। करेंसी डेरिवेटिव के अंदर क्या है? जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। ठीक है, तो हम दो करेंसी का पेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होते हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ये अभी लॉन्च हुए तो इसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं आप, जो कि होते हैं आपके क्रिप्टो वाले या फॉरेक्स के। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो करेंसी मार्केट की तरह ही होती है। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आप और जो और फॉरेन करेंसी होती है उनमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इंडियन मार्केट के अंदर या इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जो काम होता है वो ज़्यादातर या तो इंडियन पेयर के अंदर होगा, जैसे यूएसडी के साथ आईएनआर। ठीक है, या फिर जो मेन करेंसी है उनके अंदर होता है, जैसे यूरो टू यूएसडी हो जाएगा। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप सेम काम कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है, जैसे कैनेडियन डॉलर का न्यूजीलैंड डॉलर के साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, या आपको दुबई का रियाल खरीदना है तो वो आप यूएसडी से खरीद सकते हो, या किसी भी दो करेंसी में, साउथ अफ्रीका की करेंसी है, किसी और कंट्री करेंसी है, उन सारी करेंसी में आप काम कर सकते हो। ठीक है, करेंसी मार्केट के अंदर सिर्फ आप इंडियन पेयर के साथ या फिर जो सिलेक्टेड है यूएसडी, यूरो, जापानीज येन और जो हमारा पाउंड है उनके अंदर काम कर सकते हो, अदरवाइज और किसी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह फॉरेक्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन वो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड नहीं होते, और साथ में क्रिप्टो के भी डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट जो होती है उसके अंदर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। अब आपको बीटीसी या किसी और का
जो क्रिप्टो करेंसी है उसके भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के आपके डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एनएससी की साइट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी एनएससी की वेबसाइट है, और एनएससी की वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे मार्केट डेटा के अंदर, तो यहाँ पर एक अलग से टैब है डेरिवेटिव्स का। ये टैब है इक्विटी का। ठीक है, कैश मार्केट के लिए ये है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, नाउ यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इक्विटी डेरिवेटिव्स, जो भी मैंने आपको बताया, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस में बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक्स के अंदर एंड निफ्टी, ये हमारे इंडाइसेस है। ठीक है, इंडाइसेस मतलब इंडेक्स, निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, मिड कैप, सेलेक्ट। ठीक है, इन 5 इंडेक्सेस के अंदर आप जो है एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सेम वे जब हम आते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर, तो यू कैन सी यहाँ पर आपको दिखा रहा है आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट, आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर बेस करेंसी आईएनआर होगी, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, ठीक है, पाउंड आईएनआर और जैपनीज येन आईएनआर। ठीक है, तो यहाँ पर आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको यूएसडी के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, पाउंड आईएनआर और जापान की जो करेंसी है जैपनीज येन विद आईएनआर। ठीक है, तो ये सारे इंडियन पेयर हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। क्रॉस करेंसी पहले इंडिया में नहीं होती थी, अब क्रॉस करेंसी के अंदर सेलेक्टेड पेयर में काम होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यूएसडी से जैपनीज येन, ठीक है, इसी तरह यूएसडी यूरो में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, पाउंड टू यूएसडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बस कुछ ही सिलेक्टेड पेयर के अंदर काम होता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप किसी भी 2 करेंसी में काम कर सकते हो। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका की करेंसी भी हो सकती है, जिम्बाब्वे की भी हो सकती है, न्यूजीलैंड की हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकती है, कैनेडियन डॉलर भी हो सकता है, दुबई की भी करेंसी हो सकती है, कुवैत दिनार भी हो सकता है, एनी करेंसी। ठीक है, तो वो कहलाए जाते हैं आपके करेंसी या फॉरेक्स मार्केट कहलाई जाती है, ये करेंसी होती है। ठीक है, डिफरेंस इतना ही होता है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं, और यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है, मेटल होती है, बेस मेटल, बुलियन मतलब जैसे गोल्ड सिल्वर, और एनर्जी जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी मार्केट के कहाँ पर ट्रेड होते हैं, एनएससी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 91 ट्रेजरी बिल, ओवरनाइट माइबोर फ्यूचर एंड जी सेक स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आप देखा होगा तो इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन सी। ठीक है ना, तो इनमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। एक ही के अंदर जो है 29 जनवरी के एक्सपायरी के अंदर भी थोड़ी सी लिक्विडिटी है, और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट कितने 11 कॉन्ट्रैक्ट हैं सिर्फ, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत कम है, तो इसके अंदर अभी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है आने वाले टाइम में लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करना चालू कर दें। ठीक है, तो एक जो मार्केट है जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा एनएससी है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया एमसीएक्स इज अनदर एक्सचेंज। एमसीएक्स मीन्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसके अंदर आप बाकी कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज बुलियन, बुलियन मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर। सेम वे एल्युमिनियम, ये बेस मेटल है, तो एल्युमिनियम है, कॉपर है, लिंक है, निकल है, रबड़ है और जिंक है, ये बेस मेटल में आते हैं। सेम वे एनर्जी में क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुके हैं। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सेलेक्टेड एग्रो कमोडिटी में काम होता है। एग्रो मतलब खाने पीने की जो होती है ना फसलें, उनके ऊपर, क्रॉप्स में, तो कार्डामोम, कॉटन, कॉटन सीड, क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, कपास एंड मेंथा। ठीक है, तो ये बेसिकली एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। ज़्यादातर मेनली ये बना था बुलियन मार्केट के लिए, इसके लिए मेटल्स के लिए। ठीक है, एग्रो कमोडिटी के लिए हमारे पास अलग से एक एक्सचेंज है, इसका नाम है एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ncdex.com इसकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर स्पेशली ट्रेड होती हैं एग्रो कमोडिटीज़। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी सीरियल्स एंड पल्सेस, चना, बाजरा, बार्ले, वीट, मूंग, पैडी, फाइबर में कपास, स्पाइसेस में हल्दी, धनिया, ज़ीरा, मेटल, सोयाबीन, ग्राउंड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, गुड़, इन सब के अंदर आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है, सेम वे वी हैव बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दीज आर द मेन 4 मेन एक्सचेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं अगर आप देखोगे वो कहाँ पर ट्रेड होते हैं, एनएससी के ऊपर, कुछ ट्रेड होते हैं एमसीएक्स पर, कुछ ट्रेड होते हैं
एनसीडेक्स पर, और कुछ होते हैं बीएससी के ऊपर। तो ये अलग अलग मार्केट है, ठीक है। स्पेशली ये बनाई गई थी कमोडिटीज़ के लिए, ये बनाई गई थी एग्रो के लिए, लेकिन कुछ एग्रो कमोडिटी या कुछ मेटल इस पर भी ट्रेड होते हैं, कुछ इस पर भी ट्रेड होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने बताया आपको कि जो ये वाले होते हैं, ठीक है, पहला वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव। हेलो, हाँ जी भैया, हाँ जी बोलिए। ऑफलाइन मिस नहीं करता, ऑफलाइन कैसे मिस करता? तो कसूर मजे आए पेचो को तो नहीं यार, गर्लफ्रेंड का तो अभी खत्म है। बताऊंगा मैं, कुछ पकड़ा है इसको। बताऊंगा, अच्छा ही ठीक है। तो डेरिवेटिव जैसे हमने देखा, राइट नाउ हम अभी बात करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट में या इसमें इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये जो इक्विटी डेरिवेटिव के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ये कहलाए जाते हैं आपके ईटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ईटीसी मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज के ऊपर हो रहे हैं, जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स एंड एनसीडेक्स। तो ये रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है। इसके अलावा जैसा आप देख रहे हो ना, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है ना। ये किसी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर नहीं आते, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, सेबी के अंदर नहीं आते, किसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते, यस। तो उसके अंदर जो है कोई किसी तरह का कोई बैकअप या सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर जो है आपका, आप इसके ऊपर ट्रेड करो, दैट इज कौन सा, नहीं वही तो बोल रहा हूँ, वो नहीं है, ये लीगल सर वो करता था, वो पहले बैच में जो नाम नहीं पता मुझे उसका, मैं यहाँ बैठता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो बिटकॉइन 100 रुपये में ट्रेड कर देता था इसमें। हाँ हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो जो तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ओटीसी। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेसिकली वो बनाए जाते हैं डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में बनाए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप दोनों यहाँ पर बैठकर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। एक को लगता है कि निफ्टी बुलिश है, एक को लगता है निफ्टी बेरिश है, ठीक है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपने बोले निफ्टी नीचे जाएगा तो आप इतने पैसे मैं आपसे लूँगा, ठीक है। अब इन केस दो पार्टी के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मान लो इनको प्रॉफिट हो गया, आपने नहीं दिया, तो आप क्या, ये क्या कर लेंगे, मारेंगे तुम्हें ठीक है। सेम में आपको प्रॉफिट हो गया, ये नहीं देते, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो पार्टी के बीच में, ठीक है। तो अगर उस बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी पर्सन सेटलमेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या है, ईटीसी के अंदर एक्सचेंज की ये ड्यूटी बनती है कि वो ट्रेड को कराना, एग्जीक्यूट कराना, क्लियरेंस कराना और सेटलमेंट कराना, ये सारा काम एक्सचेंज का करता है, ठीक है। अब एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली नहीं करता, तो आपका ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, इंटरमीडियरीज होती हैं जो एक तरह का काम करती हैं, CDSL, NSDL, ये सारा काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा जो प्रोसेस है वो सारा एक लीगल तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका पैसा मारा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप छोड़कर नहीं भाग सकते इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दीज आर द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ETC एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी हम OTC की बात नहीं कर रहे। OTC के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं बेसिकली उनको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी जो है हम फिलहाल हम OTC की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड ऑप्शन भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर और दूसरा होता है स्टॉक फ्यूचर, ठीक है।
तो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप इंडेक्स में बनाएंगे या फिर स्टॉक में बनाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टॉक्स के अंदर एफएनओ में काम नहीं होता, सेलेक्टेड स्टॉक के अंदर ही एफएनओ में काम होता है। तो देयर आर लाइक 220 के आसपास स्टॉक्स है जिनके अंदर एफएनओ में काम होता है, बाकी के अंदर एफएनओ में काम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स कौन कौन से है हमारे पास? जो मेन इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, तो वो कराया जाएगा निफ्टी फ्यूचर। सेम वे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आप काम कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, जिसको हम बोलते हैं फिन निफ्टी, ठीक है। मिड कैप सेलेक्ट, और नेक्स्ट निफ्टी, ठीक है। इसके अलावा सेंसेक्स में काम होता है एंड बैंकेक्स में काम होता है। जो बीएससी के दो मेजर इंडेक्स हैं उनका नाम है सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बीएससी, तो बीएससी के अंदर क्या होगा आपका, सेंसेक्स और बैंकेक्स दो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ये सेंसेक्स आप देख रहे हैं तो इसका एफएनओ होगा, और इसी तरह बैंकेक्स का होगा, उसके अंदर काम होता है, ठीक है। बैंकेक्स मतलब सेंस, ये जो बीएससी के अंदर जो बैंक वाले का, बैंक्स के जो इंडेक्स है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इंडेक्सेस है, इसके अंदर काम होता है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि जो एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के अंदर 200 टोटल मिलाकर 240 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ट्रेड होता है, इंक्लूडिंग इंडेक्सेस, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो मिड कैप की कंपनी, स्मॉल कैप नहीं, हाँ जी, तो जितने भी आपके लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, निफ्टी प्लस नेक्स्ट निफ्टी प्लस कुछ और, उनको मिलाकर जो है एफएनओ में काम होता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड स्टॉक्स है जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी फ्यूचर है, बैंक निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी फाइनेंस फ्यूचर है, मिड कैप सेलेक्ट है एंड नेक्स्ट निफ्टी सेंस है प्लस स्टॉक। अब एफएनओ में जो काम होता है बेसिकली वो कैसे होता है, लॉट्स के अंदर। तो जिस तरह आईपीओ में हमने देखा था, आईपीओ के अंदर क्या है, आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, एक लॉट होता है। लॉट मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक जो आपको खरीदनी है, ठीक है। तो मान लीजिए निफ्टी है, इसका जो लॉट साइज है वो 65 का है, तो आपको 65 लेना पड़ेगा मिनिमम, एक लॉट, मैक्सिमम आपकी मर्जी 2 लॉट लो, 3 लॉट लो, तो लॉट के मल्टीपल में काम करना पड़ेगा। एक लॉट 65 का है तो या तो एक लॉट लोगे, या 2 लॉट लोगे, या 10 लॉट लोगे, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। ऐसा नहीं है 1.5 लॉट ले लिया, 2.5 ले लिया, 5.5 ले लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो एफएनओ में जो काम होता है, पहली चीज़ जैसे मैंने बताई, तो फर्स्ट चीज़ होती है हमारी दैट इज अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस पे बना सकते हैं हम, इन सारे इंडेक्सेस के ऊपर प्लस जो सिलेक्टेड हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें काम होता है, ठीक है। सेम वे अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो कमोडिटी भी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, बाकी सारे जितने भी हैं उन सब में हो सकता है, ठीक है। तो अंडरलाइन एसेट का मतलब क्या होता है कि निफ्टी है या कोई स्टॉक है, ठीक है। अब दो काउंटर पार्टीज होनी जरूरी है। काउंटर पार्टी मतलब जिनका अलग अलग व्यू है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो काउंटर पार्टी अगर हम यूज करें वर्ड, दो ऐसे लोग जिनका किसी भी अंडरलाइन एसेट को लेकर अलग अलग व्यू है। मान लीजिए आप निफ्टी को लेकर बुलिश हो, ये निफ्टी को लेकर बैरिश है, तो दो लोग होगा ना, अलग अलग व्यू है, आप पॉजिटिव हो, ये इनको लेकर नेगेटिव है। अगर दोनों का सेम व्यू है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना बनाएंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो बनाएगा, एक बुलिश है मार्केट को लेकर, एक बैरिश है, तो आप निफ्टी को बाय करोगे, निफ्टी को सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काउंटर पार्टीज होनी जरूरी है, दो ऐसे लोग जिनके एक ही चीज़ को लेकर डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे किसी भी अंडरलाइन एसेट को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं एग्जांपल निफ्टी का, और अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लाया जाएगा इसको हम बोलेंगे निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो काम होता है वो होता है कि इसके अंदर लॉट्स के अंदर, तो इसका जो एक लॉट है उसका क्या साइज है, 65 का, ठीक है। तो एक लॉट कितनी हो गई, 65। अब इसके बाद क्या है, इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। तो प्राइस क्या होता है, दो तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि अभी राइट नाउ इसका क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, निफ्टी का। और दूसरा जो प्राइस होता है वो होता है फ्यूचर का प्राइस, ठीक है। तो स्पॉट और फ्यूचर अलग अलग होते हैं। स्पॉट का मतलब क्या है कि राइट नाउ जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है, दिस वन, ये होता है स्पॉट का प्राइस, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं दिस इज स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब फ्यूचर का जो प्राइस है, तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है दो पार्टी के बीच में, ठीक है, और उसका एक पीरियड होगा जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो 3 तरह का होता है, 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो एक होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर जो फर्स्ट मंथ होता है उसको हम बोलते हैं नियर मंथ, नियर मंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होता है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ, और जो तीसरा मंथ होता है उसको हम बोलते हैं फार मंथ, ठीक है। तो नियर मंथ अभी अगर हम देखें तो अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जनवरी हमारा नियर मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा हमारा फेबररी, एंड उसके नेक्स्ट मंथ जो होगा या फार मंथ होगा उसको हम बोलेंगे मार्च, ठीक है। तो आप चाहो तो जनवरी के महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, इसी तरह फेबररी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और अगर चाहो तो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो आपको लगता है निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है कब, जनवरी में, तो जनवरी का बना सकते हो। फरवरी में लगता है बढ़ेगा तो फरवरी का बना सकते हो। मार्च का लगता है तो मार्च का बना सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है हर महीने का, तो इसकी एक एक्सपायरी भी होगी, ठीक है ना, कि जनवरी में तो है लेकिन जनवरी की कौन सी तारीख तक, कौन सी तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है, हर महीने का जो लास्ट ट्यूसडे होता है उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। पहले ये थर्सडे होती थी, अब क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे होने लगी है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी ट्यूसडे होती है, ठीक है। तो लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। नोट निकालते तुम कुछ हैं, नोट डाउन नहीं करते कुछ, करते हैं सर, कब करोगे? रिकॉर्डिंग जहाँ भेजते हैं उसमें करते हैं। अच्छा, ये सही है, चलो ठीक है। तो लास्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ उसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब अगर ट्यूसडे की छुट्टी पड़ गई फॉर एनी रीज़न तो एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो लास्ट ट्यूसडे की छुट्टी है तो फिर एक दिन पहले, अब जो अभी इस मंथ की जो एक्सपायरी होगी वो होगी 27 जनवरी को, 26 जनवरी की छुट्टी है मार्केट की, ठीक है। तो 27 जनवरी की यहाँ पर एक्सपायरी है ट्यूसडे। अगले महीने का हम देखें तो फरवरी की एक्सपायरी कब होगी, ट्यूसडे, ये 24 फरवरी को, ठीक है। अब देखो महीने तो 28 दिन का है, ठीक है, सैटरडे तक है, लेकिन एक्सपायरी 24 की हो जाएगी। सेम में अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में पूरा 31 ट्यूसडे पड़ रहा है लास्ट का, तो उस दिन एक्सपायरी होगी, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपायरी के अंदर टाइम है, जनवरी फरवरी 3 महीने तक का टाइम है, ठीक है ना। तो जनवरी का जो प्राइस होगा फ्यूचर का वो अलग होगा, फरवरी का प्राइस अलग होगा और मार्च का प्राइस अलग होगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जाते हैं यहाँ पर और डेरिवेटिव पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर चूज़ करते हैं निफ्टी फ्यूचर, ओके, क्लियर है, निफ्टी फ्यूचर। तो अभी हम निफ्टी का देख रहे हैं, नेक्स्ट निफ्टी से तरह बाकी का भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमने निफ्टी फ्यूचर पे क्लिक किया और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 एक्सपायरी आ रही है 27 जनवरी की, 24 फरवरी की और 30 मार्च की। तो 31 मार्च की छुट्टी होगी इसलिए 30 मार्च की यहाँ पर डेट आ रही है, ठीक है। अब आप देखोगे इनका जो प्राइस है ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो जनवरी का प्राइस कितना है, 25,327, 278 चल रहा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। फरवरी का प्राइस है 24,463 और ज़्यादा, एंड मार्च का प्राइस कितना है 25,667, ठीक है, 25,000 था ये, ठीक है। तो आप देखोगे इनका प्राइस, इसका प्राइस और इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको किसी चीज़ को आज खरीदना है, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आज गोल्ड खरीद लो मुझसे और पैसे मुझे 1 महीने बाद देना, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है ना। और अगर आपसे कहूँ पैसे 2 महीने बाद देना और पैसे कहूँ पैसे 3 महीने बाद देना, तो ये 3 महीने बाद है। तो ये जो है या मार्केट जो ये एज्यूम करके चल रही है कि 3 महीने बाद निफ्टी का प्राइस ये होगा, अभी ये है, या 2 महीने बाद प्राइस ये हो सकता है, या एंड ऑफ द मंथ प्राइस ये हो सकता है, ठीक है। तो जब फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के प्राइस से ज़्यादा होता है इसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे चल रहा है, ज़्यादा पे चल रहा है ना, तो प्रीमियम पे चल रहा है। जब इसका प्राइस इससे कम होता है तो हम बोलते हैं ये डिस्काउंट पे चल रहा है, तो अभी डिस्काउंट पे नहीं है, अभी प्रीमियम पे चल रहा है, ठीक है। तो हम या मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जनवरी के लास्ट तक मे भी प्राइस इससे या इससे ज़्यादा हो सकता है, फरवरी का प्राइस ये हो सकता है, मार्च का प्राइस ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे इस वाले महीने का तो हमें इसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। प्राइस ये चल रहा है लेकिन हम पे करेंगे इस हिसाब से। अगर आप इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको इस हिसाब से पे करना पड़ेगा, और आप इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको इस हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है ना, मार्च के महीने की, ठीक है ना, तो हम आते हैं कैलकुलेटर पर
और जैसे मैंने आपको बताया इसका प्राइस कितना चल रहा है 25647 मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। कितने का लॉट है 65 का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 16,67,055 रुपये। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ठीक है। मतलब आप 16 लाख का सामान के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, 16 लाख की वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसी तरह हर एक स्टॉक की अलग अलग होती है, अभी फिलहाल मैं इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी अगर हम देखें तो कितना है 25,463 मल्टीप्लाई बाय 65। लॉट साइज तो सेम ही रहेगा 16,55,000। और इसकी अगर हम देखें तो 25,327 मल्टीप्लाई बाय 65 तो इट वुड बी 16,46,000। तो यू कैन सी थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है 10,000 रुपये का समथिंग, ठीक है। तो अगर आप इसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो इस महीने के अंदर अभी कितने दिन बचे हैं 6 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है यहाँ पर चल रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं यहाँ का ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ऊपर हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये वाला प्राइस ये हो जाएगा या ये वाला प्राइस ये हो जाएगा, यही चीज़ तो होगी ना, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको फ़ायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्राइस घटेगा तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए निफ्टी एंड ऑफ द मंथ बंद होता है यहीं पर, आज एक्सपायरी हो जाती है मान लीजिए, ठीक है। तो आज मान लो 27 तारीख आ गई और इसका प्राइस अब कितना हो गया 327 से कहाँ पर बंद हुआ 273, तो आपको 50 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि लाइक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 16,46,000 रुपये है, लेकिन आपको जो है पैसे कितने देने हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। क्योंकि हमने अभी जनवरी का लिया है तो फरवरी का अलग होगा, मार्च का अलग होगा, ठीक है। तो हर एक का प्राइस अलग होगा, लेकिन अब आपको पैसे कितने देने हैं दैट वुड बी द मार्जिन, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन। आपका मार्जिन कितना लगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मार्जिन जो होता है वो 3 तरह का होता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका अपफ्रंट मार्जिन, ठीक है। एक होता है एक्सपोजर मार्जिन, एक होता है स्पैन मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं फ्यूचर पर क्लिक करते हैं, NFO में जाते हैं और निफ्टी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर निफ्टी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, फरवरी का भी है, जनवरी का भी है, मार्च का भी है। हमें जनवरी का चेक करना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं बाय या सेल। तो जब आप बाय करोगे तो यू कैन सी कितना आया 1,86,000। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी 16 लाख, लेकिन आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं सिर्फ 1,86,000, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10% ही मान लेते हैं, 10% या 15% के आसपास आपको पैसे देने हैं और आप 1,86,000 रुपये में 16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब बाय करते हो तब भी इतना लगता है, सेल करते हैं तब भी इतने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करा, ओके। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक होता है टोटल मार्जिन, एक होता है एक्सपोजर मार्जिन, और एक होता है स्पैन मार्जिन, ठीक है। तो स्पैन जो होता है वो होता है आपका, इसको इनिशियल मार्जिन भी बोलते हैं। 1,52,000 रुपये तो आपके पास होनी चाहिए, प्लस 32,000 होता है एक्सपोजर मार्जिन। इन दोनों को मिलाकर टोटल मार्जिन बनता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है टोटल मार्जिन। अब क्या होता है कि जैसे ही निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 65 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 65 का लॉट साइज है। 1 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको 65 पॉइंट का नुकसान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर आते हैं, पहले हम लिख देते हैं मार्जिन, ठीक है ना। तो मार्जिन में है सर वो जो एक सेकंड स्पैन ये वाला मार्जिन है, तो एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें अपने इतने चाहिए, इतने चाहिए, हाँ जी। और ये एक्सपोजर स्पैन का मतलब क्या होता है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल मार्जिन जो है उसके अंदर क्या होता है स्पैन एंड एक्सपोजर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो टोटल मार्जिन मतलब टोटल आपको कितना पैसे देने हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। स्पैन का मतलब क्या होता है, एक तो इनिशियल मार्जिन प्लस एक्सपोज क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि 1 पॉइंट जो है अगर मार्केट 1 पॉइंट बढ़ता है तो आपको 65 पॉइंट का फायदा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको कितने का फायदा होगा 6500 का। सेम वे अगर 100 पॉइंट नीचे चले जाता है तो नुकसान कितना हुआ 6500 का। तो ये जो आपका एक्सपोजर मार्जिन है ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो 32,000 है 32,000 में से कितने 6,500 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका जो ब्रोकर है वो आपसे बोलेगा ये जो 6,000 रुपये जो शॉर्ट फॉल हुआ है इसको मेंटेन करो, अगर आपको ट्रेड को कंटिन्यू रखना है तो आपको 6,500 रुपये और डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक्सपोजर मार्जिन होता है, ठीक है। तो पहले आपका ये एक्सपोजर मार्जिन ये कम होगा, मान लो 200 पॉइंट गिर जाता है निफ्टी तो
आपको कितने का नुकसान हो गया, 13,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये 13,000 रुपये इसमें से कम होंगे, ये वाला आपका रहेगा स्टिल, ठीक है। तो ब्रोकर ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये ब्रोकर मेंटेन करता है, ठीक है। तो पहले ये वाला मार्जिन कम होगा, उसके बाद ये वाला मार्जिन कम होगा। तो जैसे ये वाला मार्जिन कम होने लगता है, ब्रोकर आपको कॉल करके बोलेगा कि आपको अपने अकाउंट के अंदर और पैसे डालने हैं इस ट्रेड के अंदर, तभी आप ट्रेड को कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज उनके पास परमिशन होती है कि वो आपकी परमिशन के बिना आपके ट्रेड को काट सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था इस केस के अंदर अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड लॉस होगा, आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं दे रहा, आपको दे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे इतने पैसे ब्लॉक कर लिए, और जैसे ही ये कम होने लगेंगे तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर मार्जिन, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो MTM बेसिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं MTM मतलब मार्क टू मार्क बेसिस, या मार्क टू मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट चल रही है उसी हिसाब से इसकी रियल टाइम कैलकुलेशन हो रही है। तो अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आपको उस मार्जिन को मेंटेन करना पड़ेगा विद इन इंट्राडे भी, ठीक है ना। तो ये शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, आपको पोजीशन के अंदर बने रहना है, ठीक है। अब इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम क्या टाइम है? मिनिमम कोई टाइम नहीं है, आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है आप अभी का एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है तो जनवरी के लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, फरवरी का तो फरवरी के लास्ट तक रुकना पड़ेगा, मार्च है तो मार्च तक रुकना पड़ेगा। आज आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल सकते हो, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या है? एक्सपायरी। मैक्सिमम जो टाइम है वो एक्सपायरी है। तो अगर जनवरी का एक्सपायरी है तो जनवरी के लास्ट ट्यूसडे से पहले पहले आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। सेम डे भी कर सकते हो, जनवरी वाले दिन ही। फरवरी की एक्सपायरी है तो फरवरी वाले दिन करना पड़ेगा, फरवरी की एक्सपायरी वाले दिन। मार्च की एक्सपायरी है तो मार्च की एक्सपायरी वाले दिन आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, प्लस में हो या माइनस में हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये होता है हमारा ये वाला मार्जिन, ठीक है। अब इसी तरह जो है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आपका लॉट होता है, ठीक है ना, तो 65 का लॉट है, 65 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। 75 का लॉट है, 200 का लॉट है, 1000 का लॉट है, 2000 का लॉट है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जैसे कुछ स्टॉक का जो लॉट साइज है वो 3500 का है, किसी का 2000 का है, किसी का और ज़्यादा का है। जितना छोटा स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा आपका होगा, ठीक है। तो हमारी मर्ज़ी है, हम चाहें तो जनवरी का बना सकते हैं, फरवरी का बना सकते हैं, मार्च मंथ का बना सकते हैं, फ्यूचर का ऑप्शन अभी बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्यूचर का, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टॉक के साथ, ठीक है। तो ये तो होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड एवरीथिंग, ठीक है, हर एक का बना सकते हो। अगर हम यहाँ पर अगर निफ्टी की जगह हम यहाँ पर बैंक निफ्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी डालते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी दिखा रहा है, इसके अलावा निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट है, इसका जो लॉट साइज़ है वो 25 का है। निफ्टी फाइनेंस, ठीक है, ये फिर निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंस, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो 60 का है, ठीक है। इसी तरह बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 30 का है। तो हर एक का लॉट साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो रिलायंस है, ठीक है ना, या कोई भी है नहीं स्टॉक, तो जब हम रिलायंस का यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे, ठीक है, तो अगेन रिलायंस का जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हम जनवरी का देखें, यहाँ पर आपको दिखा रहा है इसका जो लॉट साइज़ है वो 500 का है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल केस के अंदर अगर आपको रिलायंस के 500 शेयर खरीदने हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम जाते हैं, मतलब फ्यूचर ऑप्शन की ज़रूरत क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है ना। तो अगर रिलायंस की हम बात करें, रिलायंस का शेयर जो है आज चल रहा है 1410 रुपये पर चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ इसके 500 शेयर मुझे खरीदने हैं, ठीक है, तो 1410 मल्टीप्लाई बाय 500 कितने पैसे लगेंगे? 7 लाख। 7,05,000 रुपये लगेंगे, तब जाकर आप एक रिलायंस के 500 शेयर खरीद पाओगे, एक कंपनी के, ठीक है। अब देखो कितनी सारी कंपनी है, 50 तो निफ्टी की हैं, इसके अलावा मोर देन 3000 स्टॉक हैं जो NSE पर ट्रेड होते हैं, ठीक है ना। अब हर एक के तो हम 7-7 लाख रुपए नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो है नहीं हमारा। तो अगर आपको रिलायंस को स्टिल खरीदना है, 500 शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 लाख रुपए आ रही है, ठीक है। अब इसका अगर हम फ्यूचर खरीदें, ठीक है ना,
तो पहली बात तो अगर हम इसको कैश में खरीदते हैं 1410 रुपये के हिसाब से 500 शेयर कितने आएंगे, 7,05,000 रुपये आएंगे। ठीक है, 1 रुपये बढ़ेगा तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा होगा, 10 रुपये बढ़ेगा तो 5,000 का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 7 लाख रुपये लगाकर हमें 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इसी के रिलायंस का फ्यूचर बाय करें, ठीक है ना, तो अब जैसे हमने यहाँ पर फ्यूचर बाय किया, कितने पैसे लग रहे हैं, 1,23,000 रुपये। तो जहाँ पर मुझे 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर मैं 1 लाख रुपए 1,23,000 रुपये में सेम कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। जो चीज़ वो है 500 शेयर कैश में खरीदना, उसके अंदर 7 लाख रुपए लग रहे हैं, यहाँ पर 1,23,000 रुपये में उतनी ही क्वांटिटी मैंने खरीद ली, क्योंकि उसका लॉट 500 का है। तो 500 शेयर मेरे पास आ गए एक तरीके से। तो मैंने शेयर नहीं खरीदे, मैंने उन शेयर्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ठीक है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है 10 रुपये बढ़ने पर मुझे फ़ायदा होगा। यहाँ पर 10 रुपये बढ़ने पर मुझे सेम 5,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ 1,23,000। यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 लाख। तो 7 लाख लगाकर भी मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, और 1,20,000 रुपये लगाकर भी मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा ही नहीं हम फ्यूचर में काम करें। ठीक है सर, लेकिन ये जो आपने बताया कि हम प्रीमियम पे खरीदेंगे शेयर्स को, हाँ जी, फिर उसमें अगर जो मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा डिफरेंस होता प्राइस है। ऊपर हाँ उसके, तो हाँ उसी पे प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। अब देखो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ से ड्राइव होती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा था, अंडरलाइन एसेट। ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं अंडरलाइन एसेट के ऊपर बनाते हैं। ये हमारे अंडरलाइन एसेट है, लिखा नहीं यहाँ पर निफ्टी। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना। अब देखें नॉर्मल हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें। ठीक है, तो जैसे बाज़ार के अंदर आटा मिलता है ना, अब आटा किस चीज़ से बनता है, गेहूँ से। तो अगर गेहूं का प्राइस बढ़ेगा, किसान अगर गेहूं का प्राइस बढ़ा देंगे तो बाज़ार में आटा महंगा मिलेगा ना। सेम वे इसी तरह अगर हम चीनी की बात करें, चीनी किससे बनती है, गन्ने से, शुगर केन से। तो अगर किसान गन्ने का प्राइस बढ़ा देंगे तो चीनी बाज़ार में महंगी मिलेगी। तो सेम चीज़ें यहाँ पर है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कुछ भी थी XYZ। ठीक है, अब अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, निफ्टी का प्राइस घटेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटेगी। तो वो उसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड किसके ऊपर है, अंडरलाइन एसेट के ऊपर, जिसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी को लेकर पॉजिटिव हो तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आपको बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी को बनाओ, या किसी भी स्टॉक को लेकर आप बुलिश हो या बेरिश हो। तो जो भी हमने पहले पढ़ा टेक्निकल देखने के बाद हम सीख गए ना कि स्टॉक को हमें बाय करना है या सेल करना है, सिंपल। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम वापस जाते हैं 1 मिनट अपने चार्ट के ऊपर। तो पहले हमें यह देखना है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं हम उसको लेकर बुलिश है या बेरिश है। तो अगर हम रिलायंस के ऊपर देखें तो पहले हमें रिलायंस का चार्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्या आज रिलायंस, जैसे आज रिलायंस वापस से रिकवर हो गया है। ठीक है, बुलिश कैंडल यहाँ पर बंद गया। ठीक है, तो क्या हम आज रिलायंस को बाय कर सकते हैं। अब देखो डाउन ट्रेंड था, काफ़ी दिनों से ये गिर रहा था और यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया अपने प्राइस के आसपास। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल था। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसकी आसपास इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, शेडो मार का वहीं से वापस आ गया। ठीक है, तो क्या हम इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मर्जी है हमारी। ठीक है ना, क्योंकि आज की डेट क्या है, 21 जनवरी। ठीक है, अब आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस इसी महीने बढ़ेगा या अगले महीने बढ़ेगा, तो आपको लगता है कि नहीं 4 दिन में शायद नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 2 दिन की तो छुट्टी हो गई, 26 जनवरी की छुट्टी हो गई, संडे की छुट्टी हो गई और सैटरडे की छुट्टी है, 3 दिन तो मार्केट बंद ही रहेगी। ठीक है, और 27 तारीख की एक्सपायरी है, तो 3 दिन के लिए क्या ट्रेड करने से अच्छा हम फरवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। तो हमें लगता है फरवरी में शायद रिलायंस का प्राइस बढ़ जाए, तो हम फरवरी में खरीदें, जनवरी से अच्छा हम फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। ठीक है, तो सेम में हम यहाँ पर जाते हैं रिलायंस के अंदर। अब इसका हमने डेरिवेटिव पर क्लिक किया और अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गए जनवरी की। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिलायंस में जाकर ओनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर में हमारे पास 3 फ्यूचर आ गए। ठीक है, जनवरी का आ गया, फरवरी का आ गया और मार्च का आ गया। ठीक है, अब जनवरी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है कितना, अभी जो प्राइस चल रहा है राइट नाउ ये 1407। ठीक है, कल का क्लोज जो था वो 1395 था, तो कल वाले प्राइस से ये ऑलरेडी 12 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, सेम में 12 पॉइंट ये ऊपर है एंड 12 पॉइंट ऊपर है। अब देखो क्या डिफरेंस हुआ कल के और आज के प्राइस के अंदर। ठीक है ना, तो रिलायंस का स्टॉक का प्राइस कितने रुपए, 12 रुपये 60 पैसे या 12 रुपये 80 रुपये ऊपर है। ठीक है ना, सेम वे इसकी वैल्यू कल के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई, 1395 से 1407 हो गई, 1402 से 1415 हो गई, 1412 से 1424 रुपये 90 पैसे हो गई। बढ़ रही है ना चीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप कल इसको खरीदते तो कल 1395 को मिलता, आज अभी खरीदोगे तो 1407 का मिलेगा। डिफरेंस कितना हो गया, 12 पॉइंट का।
12 को 500 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6000। तो कल से अब तक 6000 का प्रॉफिट हो जाता अगर आप इसको खरीदते। ठीक है, तो सेम मैंने अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है इसका प्राइस चल रहा है 1407 एंड 1407, तो एग्जैक्टली सेम ही चल रहा है, आसपास ही चल रहा है ना दोनों का प्राइस, क्योंकि एक्सपायरी में अभी 4 ही दिन बचे हैं। तो ऑलमोस्ट प्राइस जो एग्जैक्टली और नियर अबाउट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस वाले का प्राइस थोड़ा महंगा है, कितने 8 रुपये ज़्यादा, तो आप 8 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप और ज़्यादा, ठीक है 3 महीने का प्राइस है, तो आपके पास जो विंडो है वो 4 दिन की है, यहाँ पर पूरे 1 महीने की है, यहाँ पर 60 दिन से ज़्यादा की विंडो है। ठीक है ना, तो आप एग्ज्यूम कर रहे हो तो रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा कब, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, अब तो 4 ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो 2 महीने तक तो हमें लग रहा है कि शायद प्राइस इससे ऊपर ही होगा, अगर इससे ऊपर हुआ, जितने ऊपर हो उतना आपको प्रॉफिट। अब जैसे पता है ना कि मान लिया हमने 1424 में खरीदा और इसका प्राइस बढ़कर वापस से 1410, 15, 20, 25, 30, 40 जितने भी हो जाता है, तो जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा वैसे इसका प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। अब मान लो ये 1450 हो जाता है तो आप बेच दो। ठीक है, मान लो आपने अभी खरीदा इसको 1424 पे खरीदा, ठीक है, इसका प्राइस 1430 हो जाता है, अभी बेच दो, आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला खरीदो, ये वाला खरीदो, ये वाला खरीदो, आपकी मर्जी, जितने टाइम तक आप उसको होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे हमने देखा रिलायंस तो 1,23,000 रुपये आपको सिर्फ लगाने हैं और आप जो है सेम इस कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हो जनवरी वाले को। ठीक है, सेम में अगर हम फरवरी का देखें तो या मार्च का देखें, तो फरवरी का अगर हम देखें तो अगेन अगर हम बुलिश है तो बाय करेंगे, बैरिश है तो सेल करेंगे, सिंपल। तो हम बाय करने के लिए हमें 1,24,000 रुपये यहाँ पर देने हैं। ठीक है, इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, टोटल भी आपका मार्जिन है। ठीक है, तो एक लॉट यहाँ पे देखा ना, लॉट साइज कितना 500। अब इसका जो लॉट है 500 रुपये का है, तो 1 रुपया बढ़ना मतलब 500 रुपये का फ़ायदा, 10 रुपये बढ़ना मतलब 5,000 का फ़ायदा, 100 रुपये बढ़ना मतलब 50,000 का फ़ायदा। सेम में नुकसान भी उसी तरीके से होगा, जितना प्रॉफिट उतना नुकसान, तो इक्वल रेशियो में चलता है फ्यूचर जो है, जितना फ़ायदा होगा उतना ही नुकसान होगा। तो पहले तो हमें उस स्टॉक को लेकर डिसाइड करना है कि हम बुलिश हैं या बैरिश हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमें ट्रेड करना है। तो पहले हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि हाँ हम स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, निफ्टी को लेकर बुलिश हैं, या किसी भी स्टॉक को लेकर आपको अगर लगता है कि हम उस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं तो उसके अंदर आप काम करो, फ्यूचर में खरीदो। जैसे अब निफ्टी बिल्कुल अभी 235 के आसपास चल रहा है, 2 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी राइट नाउ इसकी पोजीशन है। इसके ऊपर देखो, ये देखा था ये शार्ट पैटर्न बना था इसके ऊपर, अगर आपने ऑब्जर्व करो तो हटा देते हैं फिलहाल इसको। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसके अंदर ये हैमर जैसा पैटर्न बन रहा है, मतलब निचले लेवल से बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आज की चार्ट है, और अगर यहाँ पर देखें हम तो देखो यहाँ से प्राइस जो है वो लो मार्कर 10.45 से वापस प्राइस जो है यहाँ तक आ चुका है। ये इसका लो है 923 से लेकर 218, 300 पॉइंट रिकवर हो चुका है ये सुबह से अब तक। ठीक है, तो ये इसका आज का बॉटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 375 पॉइंट ऊपर है मार्केट अभी अपने आज के लो से। ठीक है, तो अब जिसने यहाँ पर ख़रीदा होता तो उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होता, निफ्टी को आज ही। ठीक है, ये हमारी जैसी कैंडल में यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई, ये आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपकी एंट्री थी। अभी मैंने सर यही ये वाला ट्रेड लिया हुआ था, कल बीटीसी लेके गया हुआ था। BTC, अच्छा बिटकॉइन में, नहीं BST, BTST। हाँ 25,300 वाली, तो सुबह प्रॉफिट दिख रहा था मेरे को 4,000। हाँ, तो मैं वेट करता रहा एक आध मिनट सिस्टम के लिए इधर उधर सीधा 100 पॉइंट का फॉल आया, 10,700 मतलब 11,000 के लॉस पे एग्जिट कर दिया। अब देख रहा हूँ कि अब फिर ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा। ऐसा तो होता ही है, मार्केट तो वोलेटाइल है ही, और निफ्टी तो सबसे ज़्यादा। तो आपने क्या पुट ली थी, कॉल ली थी? कॉल लिया था सर। अच्छा, कॉल ली थी। हाँ कल कॉल लेके, कल मार्केट कल भी 25,000 का लॉस दे के बैठा हुआ था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ कल कॉल में बैठा हुआ था, तो डे एंड पे 3:20 में मैंने एग्जिट करा 25,000 के लॉस में। अच्छा। और वही BST जो भी है BTST करा, तो कॉल क्यों ली थी, क्या रीज़न था? ऐसे ही नहीं कोई फॉर्मेशन हुआ था? हाँ, नहीं क्या? मार्केट बिल्कुल बॉटम पे आ गया था और पूरा सोल्ड आउट था मार्केट। नहीं तो बॉटम कैसे आ गया, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि बॉटम आ गया? रेक्टिफाई इस तरह से किया हुआ था कि उसका PCR था 40-42 पे आ गया था। PCR पुट कॉल रेशियो नहीं। अच्छा तो 42 पे आ गया था और वहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा था मेरे को। अच्छा, तो वो मॉर्निंग में वो सही गया 4,000 के प्रॉफिट पे, बट मैं वेट करता रहा कि आज शायद अब
बैंक निफ्टी में पता नहीं ड्रास्टिक फॉल है, उसकी वजह से निफ्टी ड्रैग हो गए 25,000 का भी लेवल तोड़ दिया, फिर मैं पैनिक में आके एग्जिट कर दिया। बंद हो गया ये शेयर। सर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम कैश का चार्ट देखते हैं या नहीं, फ्यूचर का अलग से चार्ट होता है। फ्यूचर का ही चार्ट देखते हैं? बंद हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, उसका जो है अलग से चार्ट होता है। चार्ट तो अलग होता है, लेकिन हमें फ्यूचर का ही चार्ट देखना